हाँ, तो क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? ओपीसी। ओपीसी है क्या बेटा? वन पर्सन कंपनी। अब इसके ना हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की। किसकी बात करते हैं बेटा? अच्छा उठे कन्वर्जन। अब एक ओपीसी अपने आप को एक नॉर्मल प्राइवेट में या फिर किस में कन्वर्ट कराती है? पब्लिक में। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कन्वर्जन को। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग? दो। एक तरफ लिखते हैं कंपल्सरी कन्वर्जन और एक तरफ हम लिखते हैं ऑप्शनल कन्वर्जन। कंपल्सरी कन्वर्जन और एक तरफ लिखते हैं बेटा हम लोग क्या? ऑप्शनल कन्वर्जन। कंपल्सरी कन्वर्जन कब करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को? जब ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बेटा बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल किससे एक्सीड कर जाता है बेटा? 50 लाख से। एक्सीड करता है किससे बेटा? 50 लाख से। या फिर उसकी एवरेज टर्नओवर, क्या उसकी बेटा एवरेज टर्नओवर एक्सीड करती है किससे बेटा? 2 करोड़ से। किससे एक्सीड करती है बेटा? 2 करोड़ से। और आगे इसके बीच में अगर, अच्छा और आए इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई भी एक या दोनों कंडीशन? दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो उसको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? या तो पब्लिक में या तो किसमें बेटा? प्राइवेट में। जब उसकी पेड शेयर कैपिटल एक्सीड करता है 50 लाख से ज्यादा, या फिर उसकी एवरेज टर्नओवर एक्सीड करती है किससे ज्यादा बेटा? 2 करोड़ से ज्यादा। अच्छा व्हाट इज एवरेज टर्नओवर? यहां पे एवरेज कितने साल के लेने बेटा? ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। अब जैसे बेटा लेट सपोज कर मैंने ओपीसी खोल ली, अकेला ही बंदा था, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब अकेला पढ़ाना शुरू कर दूं 2 करोड़ तो नहीं ले आऊंगा एक साल में, तो समझ ना। एवरेज टर्नओवर एक्सीड करता है बेटा 2 करोड़ से ज्यादा। तो प्रीवियस 3 साल में अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको कंपल्सरी हो जाएगा कि आपको अपना कंपल्सरी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? या तो एक प्राइवेट में या तो एक किसमें बेटा? पब्लिक में। तो अगर मैंने लेट सपोज करो एक ओपीसी को ओपन कर लिया, राइट, तो आई ओपन ओपीसी। अच्छा पहले साल में मेरा सेल हो गया लेट सपोज करो 60 लाख रुपीज का। अच्छा सेकेंड ईयर मेरा क्या कहते हैं सेल्स हुआ लेट सपोज करो 80 लाख रुपीज का। थर्ड ईयर मेरा सेल्स हुआ लेट सपोज करो 1.2 करोड़ का। तो क्या मुझे कन्वर्ट करना है? फोर्थ ईयर में कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा एवरेज टर्नओवर अभी भी 3 करोड़ से ऊपर, सॉरी 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो। फोर्थ ईयर में आई टुक का मैंने एक बिग लीप लिया एंड इट वेंट टू 10 करोड़ हो गया। अच्छा अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? अच्छा करके देखें एवरेज पिछले 3 साल कितना हो गया? 10 प्लस 1.2 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया? 1.2 प्लस 0.8। बेटा मैथ्स ध्यान लगाओ बेटा। 12, 12 अपॉन में 3 बेटा, देखो कैसे कटेगा बेटा ये? 12 को डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, 3 का 0 कुछ नहीं आएगा, फिर 4, फिर 12, ये काटा मारा बेटा। तो कितना हो गया बेटा आपका एवरेज टर्नओवर? कितना हो गया बेटा पिछले 3 साल का? 4 करोड़। आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आपके पास अब ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स समझते हो? अच्छा जैसे मैंने फर्स्ट ईयर ओपीसी खोली, आई ओपन विद द पेड शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख रुपीज। अब मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना क्या कहते हैं पेड शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है टिल लेट सपोज करो 60 लाख रुपीज। क्या मैं ओपीसी के साथ कर सकता हूँ काम ये? नहीं। क्यों नहीं कर सकता ओपीसी के साथ ये? क्योंकि किससे एक्सीड होगी बेटा? 50 लाख। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? या तो पब्लिक में या तो किसमें बेटा? प्राइवेट। अगर प्राइवेट होगा तो मुझे कितना इंसान साथ में और लाना पड़ेगा? एक और लाना पड़ेगा। और अगर पब्लिक में तो कितने लोग और लाने पड़ेंगे? 6 और लाने पड़ेंगे। आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा? कंफर्म। और अगर आप ऑप्शनली कन्वर्ट करना चाहते हो, व्हाट इज ऑप्शनली कन्वर्ट करना चाहते हो? मतलब ये दोनों में से एक कंडीशन पूरी हुई या दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है? दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप क्या करना चाहते हो? उसको कन्वर्ट करना तो किसमें बेटा? पब्लिक में या फिर प्राइवेट में। तो आपको कम से कम बेटा एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर, हाँ अच्छा कंपल्सरी कन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया। ऑप्शन अगर कन्वर्ट करोगे बेटा आपको कितने साल बाद आपको करना पड़ेगा बेटा? 2 साल के बाद। जो ऑप्शनल कन्वर्जन है बेटा वो कितने साल के बाद है बेटा? 2 साल के बाद। आपको कम से कम कितना रुकना पड़ेगा बेटा? 2 साल। 2 साल के बाद अपने आप ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो ऑप्शनली इनटू द पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। एवरीथिंग विच इज रिकॉर्डेड इज ओनली मी। यू कैन से एनीथिंग। हाँ 2 इयर्स ऑप्शनली कन्वर्जन आएगा बेटा।
अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा बोला कि 2 साल के बाद कन्वर्ट करना मिनिमम अगर करना है तो? अच्छा, लॉ कहता है, एक तो मैंने तेरे को नया कंसेप्ट दिया ओपीसी खोलने का, और तेरे को पता नहीं क्या आग लग रही है। मतलब 1 साल के बाद जब तू कन्वर्ट करना तो पब्लिक में प्राइवेट क्यों कर रहा है फिर तू? फिर गोली क्यों दी तूने? तो इसलिए उसने बोला कि अब तो कम से कम कितना रुक, कम से कम अब 2 साल, नहीं तो फायदा क्या हुआ अभी हमारा नया कंसेप्ट देने का? अच्छा, ये ओपीसी का नया कंसेप्ट आया क्यों? मोटिवेट करने के लिए। क्या मोटिवेट? बेटा ओबीसी, मैं तो मोटिवेट हो गया। हाँ, मतलब पहले क्या होता था, जैसे किसी को छोटी कंपनी खोलनी है, अच्छा उसको प्राइवेट कंपनी खोलनी पड़ेगी, तो उसको कितने लोग लाने पड़ते थे एटलीस्ट 2। अच्छा, वो क्या करता था जबरदस्ती, क्योंकि बेचारे को ऑप्शन नहीं होता था, तो उसको अपनी वाइफ को क्या बनाना पड़ता था, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर बनाना पड़ता था। अच्छा, उसके अपनी वाइफ को कितने शेयर देता होगा वो, मतलब हाफ हाफ शेयर देता होगा या एक ही शेयर दे देता होगा? देखो वैसे तो उसकी मर्जी है, लेकिन आप रिलेशनशिप के पॉइंट से सोचो, अगर रिश्ता बचाना है तो उसको एक शेयर दे पाओगे, आपको आधा ही देना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि मेरा 51 रहेगा और मेरा कितना रहेगा 49, नहीं तो वो साइन ही नहीं करेगी। आप समझ रहे हो? आप उसे साइन कराओगे कि देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मेरे रहेंगे 9,999 शेयर, तुम्हारा रहेगा एक शेयर, एक शेयर ले दे रहो क्योंकि 2 लोग की जरूरत है। बेटा एक तो रिश्ता तोड़ देगी, हड्डी तोड़ देगी। तो आप समझ रहे हो ना? तो इसलिए लॉ ने आपको ऑप्शन दिया कि यू कैन गो विद ओपीसी। फिर जब आपका बिजनेस बढ़े तब आप या तो फिर उसको पब्लिक बनाओ, तो फिर क्या बनाओ आप, प्राइवेट। यस, अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? लिख ली दोनों की बातें, लिख ली बेटा आप लोगों ने? टैबुलर वाली बात लिख दी ना बेटा? कंपलसरी कब, ऑप्शनल, अच्छा ऑप्शनल कब कन्वर्ट कर सकते हो बेटा आप? और कंपलसरी आपको अच्छा कंपलसरी अगर कन्वर्ट करना है तो प्राइवेट में करना है, पब्लिक में करना है, या दोनों में कोई भी कर सकते हो? कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट या यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक ही, यू कैन कन्वर्ट इट मे बी इन दी प्राइवेट और मे बी इन दी पब्लिक अकॉर्डिंग टू योर विल। यहां तक कोई डाउट बेटा? लिख दिया? अच्छा, ओपीसी में और क्या क्या बातें हमें याद करनी है बेटा? अच्छा, वो हमने लिख लिया ना कि अगर आप 2 जगह बन गए तो कैसा रहेगा? हाँ, लिख लिया। एक एक्स्ट्रा चीज जो शायद बुक में नहीं होगा मे बी, आप उसे कंसेंट लोगे नॉमिनी बनाने से पहले या कंसेंट नहीं लोगे बेटा? कंसेंट, कंसेंट लेंगे आप उससे? उसे पूछेंगे कि क्या वो नॉमिनी बनना चाहता है या? अच्छा, कैन ही विड्रॉ हिज नॉमिनेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी? जैसे मैंने ओपीसी ओपन करा, मैं आई आस्क्ड कुणाल, कुणाल विल यू क्या कहते हैं, विल यू बी नॉमिनी फॉर द ओपीसी? एंड ही सेड यस। अच्छा, पहले से यस बोल दिया तो मैंने ये इसको क्या बना लिया अपना नॉमिनी। अब बाद में ओपीसी के कुछ साल के बाद ये कहता है मुझे नॉमिनी नहीं रहना, आई नीड टू क्या कहते हैं, विड्रॉ माई कंसेंट। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर ऐसा हो गया, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड अ न्यू नॉमिनी। अच्छा, मैं नए नॉमिनी को लेकर आऊंगा 15 दिन के अंदर। मैं कौन हूं? मेंबर। मैं कौन हूं बेटा? मेंबर। मुझे कितने दिन में लेकर आना पड़ेगा बेटा? 15 दिन के अंदर। कहां से 15 दिन के अंदर? जहां से इसने क्या करा, विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट, वहां से 15 दिन के अंदर मुझे नया नॉमिनी लेकर उस नॉमिनी का नॉमिनेशन फाइल करना है, कंसेंट फाइल करना है टू दी कंपनी। किसको फाइल करना है बेटा? टू दी कंपनी। और वे कंपनी उसको फाइल करेगी आरओसी को। कंपनी किसको फाइल करेगी? आरओसी कौन है बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, व्हाट डू यू मीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? हमने ऐसी कुछ बातें करी है क्या? हैव वी एवर टॉक्ड अबाउट आरओसी? अच्छा, आरओसी है कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो है, ये है कौन? कहां से अपॉइंट होता है? कौन होता है ये? किसके अंडर आता है ये? कह रहे एक इंसान होता है। अच्छा, पहले तो ये क्लैरिफाई करता हूं, आरओसी इज ऑफिस। आरओसी इज ऑफिस है इंसान? ऑफिस इज अ पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज एन ऑफिस, पीएमओ बोलते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो तो पीएमओ, अब पीएम है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो दैट इज अच्छा, वो तो दैट कैन बी चेंज्ड आल्सो। आप समझ रहे बेटा? तो आरओसी इज आल्सो एन ऑफिस, पहली बात, इट्स नॉट एन इंसान। मानव का। अच्छा, तो आरओसी को, अच्छा ये पोस्ट कहां से आती है, कैसे बनी ये पोस्ट, किसके अंडर आती है पोस्ट? कंपेलर ट्रिब्यूनल के बिल्कुल नहीं बेटा, जुडिशरी है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है बेटा वो। अच्छा, क्या हमने बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी? क्या हमने कुछ बात करी थी कभी ऐसी? जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग है, होम मिनिस्ट्री अलग है, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है। मैंने आपको एक मिनिस्ट्री बोली, इसका नाम क्या दिया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या नाम दिया बेटा मैंने उसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक है। कैबिनेट मिनिस्टर समझते हो ना आप लोग? हमारा डिपार्टमेंट्स।
तो इस समय हु इज द एमसीए मिनिस्टर एज ऑन प्रेजेंट डेट बेटा? श्रीमती निर्मला अभी अपॉइंट है बेटा, जो पहले हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री थे। अभी वो क्या बन चुके हैं? हमारे मिनिस्टर ऑफ एमसीए बन चुके हैं। अच्छा, एमसीए एक ऑफिस है, एमसीए हैज एन ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया? एमसीए हैज एन वन ऑफिस और इट हैज द ऑफिसेज ऑल ओवर द इंडिया बेटा, कैसा? ओनली वन ऑफिस बेटा, इन दिल्ली। ऑल द मिनिस्ट्रीज आर इन दिल्ली बेटा। अच्छा, क्या एक ऑफिस पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। फिर एमसीए फर्दर डिवाइड हुआ 7 रीजन ऑफिस में। कितने ऑफिस में डिवाइड हुआ बेटा? 7 रीजन ऑफिस में, जिनको हम लोग बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? किसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रीजनल डायरेक्टर्स। कितने हैं हमारे इंडिया में? कितने? ये 7। अच्छा, ये 7 अपने अपने रीजन के रीजन समझते हो? जैसे एक नॉर्थ का हो गया, एक साउथ का हो गया, एक ईस्ट का हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट का हो गया, एक वेस्ट का हो गया, एक सेंट्रल का हो गया। ऐसे करके इन्होंने कितने रीजन बनाए इंडिया के? 7। और कितने आरडी हमारे प्रेजेंटली? 7। अच्छा, ये 7 क्या कंट्रोल कर लेंगे पूरे इंडिया को? नहीं। तो फिर इन्होंने हर स्टेट वाइज बनाए। कैसे बनाए बेटा? स्टेट वाइज। उसको बोलते हैं हम आरओसी। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? आरओसी। लेकिन उन्होंने आरओसी बनाया 18। कितने बनाए बेटा? 18। अच्छा, 18 बनाए तो क्या कुछ स्टेट शेयर भी कर रही हैं? हाँ, जैसे हमारा हरियाणा शेयर कर रहा है किसके साथ? दिल्ली के साथ। मतलब हमारा हरियाणा और दिल्ली का जो आरओसी ऑफिस है वो एक ही है, दैट इज इन द नेहरू प्लेस। मतलब हरियाणा में अगर कंपनी बनेगी तो भी आपका वो कौन सा आएगा? नेहरू प्लेस। अब आपको दिल में आएगा कि सर नेहरू प्लेस मतलब लेट सपोज करो अभी तो हम फरीदाबाद है, दिल्ली पास है हमारे, एक बंदा जिंद में रहता है, रोहतक में रहता है, उसको दिल्ली कितना दूर है? पंचकुला रहता है एक बंदा, वो तो कितना दूर से ट्रैवल करता हुआ आएगा, एमसी के अगर ऑफिस जाना होगा, आरओसी के ऑफिस जाना होगा। तो देखो पहली चीज तो बेटा एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, नथिंग इज मैनुअली। और फिर भी अगर आपको जाना है तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। वैसे 99% एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू नॉट नीड नॉट गो एनीवेयर बेटा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, एवरी फॉर्म। अच्छा, क्या इनकॉर्पोरेशन भी आपका ऑनलाइन होता है या आपको जाना पड़ता है मैनुअली? ऑनलाइन। एवरी फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द mca.gov.in। मैं रिपीट करता हूं, क्या वेबसाइट का नाम है बेटा? mca.gov.in। आप उधर जाओ, वहां पे फॉर्म्स मिल जाएंगे, फॉर्म्स को डाउनलोड करो, फॉर्म को फिल करो, अपलोड करो। अपलोड समझते हो? जैसे आपका फेसबुक पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनता है ना, वैसे ही एमसीए की साइट पे भी आपको क्या बन जाएगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड। वहां पे वो आएगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऑप्शन आता है साइन इन। नहीं समझ लिखा बेटा? साइन इन का मतलब होता है साइन आउट नहीं होता बेटा, साइन इन होता है कि आप अपना अकाउंट बनाते हो। नहीं देखा बेटा? बेटा लॉगिन तो होता है फिर आपका अकाउंट बन जाता है तो फिर उसमें आप लॉगिन करते हो। साइन इन होता है आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। जैसे जब आप पहले जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसे साइन इन बोलते हैं। साइन अप, ओके बेटा, साइन इन साइन अप एक ही बात हुई बेटा, एक ही बात बेटा, एक ही बात। अच्छा, साइन इन करोगे आप पहले एमसीए के वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे एमसीए की वेबसाइट पे, फिर आपको फॉर्म अपलोड करना है, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप फॉर्म क्या कर दोगे? अपलोड। फॉर्म टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अपने आप चला जाएगा, वो चेक करेगा सेटिस्फाइड है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट जो पहले लेते थे ये लोग मैनुअली, अब डॉक्यूमेंट्स मैनुअली लेंगे या ऑनलाइन लेंगे? सारे ऑनलाइन। आप फॉर्म के साथ स्कैन करके अटैच करके भेजोगे, मतलब फॉर्म के साथ क्या हो जाएंगे? सारे सारे अटैच हो जाएंगे। हाँ, अटैच। जैसे बेटा आप जीमेल खोलते हो वहां पे आप अटैचमेंट नहीं करते हो बेटा, जैसे आप मेल में अटैच करते हो वैसे आपके फॉर्म में भी चीजें क्या होती है बेटा? अटैच। वो अटैच हो जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। अच्छा, अटैच कैसे होंगी? वो आप पहले वही स्कैन कर लोगे, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स कहां चले जाएंगे बेटा? रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास, वो वहां से चेक करेगा, सेटिस्फाइड है, वो आपका अप्रूवल दे देगा, तो आपकी कंपनी ऑनलाइन बन जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत है बेटा? ऑनलाइन बन जाएगी। यू नीड नॉट गो एनीवेयर नाउ। तो हमारे आरओसी कितने बेटा टोटल पूरे इंडिया के अंदर? 18। तो कुछ स्टेट्स क्या कर रही हैं शेयर, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है ना, मेघालय, नागालैंड, असम, आगे बढ़ते बेटा, तो अरुणाचल प्रदेश, तो ये मिजोरम, मणिपुर। अच्छा, तो ये 7 सिस्टर्स का एक ही वो है, क्या कहते हैं, आरओसी ऑफिस है। तो देखो इतने तो यही खत्म हो गए, है ना। और हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली का भी एक है। अच्छा, ये कैसे सोच के बनाते हैं कि यहाँ पे बना लो, ये इसका अलग से बनाओ? जैसे यूपी का अपना अलग है पूरा, लखनऊ में। ऐसा नहीं, ऐसा हरियाणा भी बहुत बड़ा स्टेट है बेटा, वो डिपेंड करता है कंपनीज कितनी इनकॉर्पोरेट है एक स्टेट में। अगर जितना कंपनी ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, जैसे महाराष्ट्र में क्या हो बेटा, महाराष्ट्र में कंपनी ज्यादा इनकॉर्पोरेटेड है बेटा, तो वहां पे आरओसी 2 है। नहीं समझे बेटा आप लोग? पूरे इंडिया के अंदर 2 स्टेट्स हैं जहां पे देयर आर 2 आरओसीज, एक महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में 2 जगह, एक मुंबई में, एक पुणे में, और तमिलनाडु में 2 जगह बेटा, एक कोयम्बटूर में और एक आपका चेन्नई में। तो 2 जगह वहां पे आरओसीज हैं।
तो वो डिपेंड करता है कंपनीज कितने, उस हिसाब से दे मेक अ ऑफिस। लेकिन अभी आरओसी ऑफिस कितने बेटा आपके पास? 18। पब्लिक डीलिंग किसके होती है? आरओसी से होती है, आरडी से होती है, एमसीए से होती है। पब्लिक डीलिंग जनरली किससे होती है बेटा? आरओसी से, आरडी से या एमसीए से? आरओसी से। तो आरओसी इज अ पार्ट ऑफ आरडी, आरडी इज अ पार्ट ऑफ एमसीए, एमसीए इज अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे पार्ट हो गया बेटा आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले सीजी, सीजी बोले तो क्या? उसके अंदर एक मिनिस्ट्री एमसीए। व्हाट इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कितना ऑफिस? एक। उसने कितने ऑफिस अलग बनाए? 7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रीजनल डायरेक्टर। हमारा आरडी कहां बैठता है बेटा? हमारा नोएडा में बैठता है बेटा। आरडी हमारा नॉर्थ का एक है जो सिट इन द नोएडा, आरडी रीजनल डायरेक्टर। और हमारा आरओसी कहां बैठता है बेटा? नेहरू प्लेस में। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? 7 आरडी और कितने आरओसी बेटा प्रेजेंट हमारे पास? 18। ये समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? तो आरओसी इज अ पार्ट ऑफ आरडी, आरडी इज अ पार्ट ऑफ एमसीए, एमसीए इज अ पार्ट ऑफ सीजी। और सीजी कैसे अपॉइंट होती है? सीजी इज अपॉइंटेड थ्रू दी लोकसभा इलेक्शंस। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बता तुम लोगों को, वोट किए तुम लोग इस बार? आरओसी बेटा आपको समझ में आया? अच्छा, मैं आपको रिपीट करता हूं व्हाट आई वाज टीचिंग यू गाइस। आई वाज टीचिंग यू कि क्या एक बंदा अपनी नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकता है? कैन अ पर्सन विड्रॉ हिज नॉमिनेशन? यस। अगर वैसा कर लेगा तो क्या करना पड़ेगा मेंबर को? विद इन 15 days he has to find a new person, take his consent and file it to the company. वो किसको फाइल करेगा? कंपनी। नाउ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइल दैट कंसेंट टू दी आरओसी। कितने दिन के अंदर? 30 days के अंदर। कहां से 30 days के अंदर? जहां से उसने विड्रॉ किया वहां से। तो मतलब इनडायरेक्टली तो कितने दिन हो गए? लेकिन अब अच्छा, लॉ ने मैं दोबारा लिखता हूं क्या लिखा। अगर एक बंदे ने, अगर एक नॉमिनी ने क्या करा बेटा अपना कंसेंट क्या कर लिया बेटा? उसने नॉमिनी ने कंसेंट क्या कर लिया? बोलो ना बेटा, विड्रॉ कर लिया। तो यहां से विड्रॉ डेट से कितने दिन के अंदर बेटा? 15 days के अंदर। मेंबर क्या करेगा बेटा? ओपीसी का मेंबर क्या करेगा? न्यू कंसेंट ऑफ नॉमिनी, न्यू कंसेंट ऑफ नॉमिनी किसको फाइल करेगा बेटा? फाइल टू कंपनी को अपनी, राइट। और फिर कंपनी कितने दिन के अंदर बेटा? अच्छा 30 दिन। कहां से बेटा? विड्रॉल से ही 30 दिन। तो किसको सेंड करेगी बेटा? ये जो नॉमिनी फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आया, कंसेंट फॉर्म आया, ये फाइल कर दी किसको बेटा? आरओसी को। आरओसी क्या बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ बेटा? जहां से विड्रॉ किया वहां से 15 दिन के अंदर मेंबर नए बंदे को ढूंढेगा, उससे कंसेंट लेगा, कंसेंट लेके फाइल करेगा कंपनी को। फिर जहां से विड्रॉ किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर वो बंदा उसी जो कंपनी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नॉमिनेशन को फाइल करना टू द आरओसी विद इन कितने डेज बेटा? 30 days करना पड़ेगा। फिर तो फिर पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स है बेटा। फिर यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ। अगर आप लॉ को कंप्लाई नहीं करोगे तो इसमें क्या लगेगी बेटा आपको? पनिशमेंट। अच्छा, मैं आपको दोबारा एक बात बताता हूं बेटा। जैसे आपका वो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सब चीजें थी या पनिशमेंट थी या नहीं थी बेटा? वहां पे कंपनसेशन था बेटा। आप याद करो, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन आते हैं। वहां पे उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को फायदा नहीं मिलता। यहाँ पे जो पनिशमेंट्स आएंगी उससे फायदा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को, सरकार को मिलेगा ये पैसा। ये समझ में आया नहीं आया बेटा? ये क्लियर हुआ? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है नॉमिनी मर जाए? अच्छा, अगर नॉमिनी मर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसीजर। अच्छा, मरने के बाद मेंबरों कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा। उसका कंसेंट किसको फाइल करेगा? कंपनी को। फिर कंपनी कितने दिन के अंदर बेटा? 30 दिन। कहां से? जहां से वो मर गया किसको फाइल करेगी? टू दी आरओसी। अब आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछो मुझसे बेटा। तुम लोग पूछ नहीं रहे, वो तो एक अलग चीज है बेटा, वो बता दूंगा। तुम ये नहीं पूछ रहे यहाँ 15 दिन और 30 दिन का कंसेप्ट ऐसे क्यों लिखा? 30 days आफ्टर विड्रॉल से ऐसे क्यों लिख दिया कि 15 days के बाद? अच्छा, बात ये है, इसमें बात में कुछ छुपा हुआ है बेटा, कुछ छुपा हुआ है। आप समझिए, उसने विड्रॉ करा 20, लेट सपोज करो एक बंदे 25 को विड्रॉ कर अपना कंसेंट फॉर्म। कब विड्रॉ किया? 26 को उसने नया फॉर्म फाइल कर दिया, क्या कहते हैं, कंसेंट फॉर्म फाइल कर दिया नया टू दी कंपनी। अब कंपनी को वेट करना है यहां से 15 दिन, या वो 27 को ही भेज देगी टू दी आरओसी? 27 को भेज देगी। अगर यहां लिखा होता है इसके 15 डेज के अंदर, तो कितने दिन रुकना पड़ता है उसको? 15 दिन। नहीं समझे बेटा? देखो ना, अगर लॉ लिख देता
कि विड्रॉ करा, उसके 15 दिन के अंदर ये फाइल करेगा टू दी कंपनी, और फिर इस 15 दिन के बाद वो फाइल करेगा आरओसी को। तो यहां पे अगर 26 को उसने फाइल कर दिया, तब भी कंपनी को तो फाइल नहीं कर पाता, क्योंकि कंपनी को कब फाइल करता, 15 दिन के बाद। नहीं बेटा, जहां से उसने, अब बोलते ना विद इन 15 डेज ऑफ दीज डेज, ऐसे तो नहीं लिखा ना। देखो, अगर लॉ बनता कि वो नया फॉर्म देगा 15 डे, विद इन 15 डेज ऑफ विड्रॉल, विद इन 15 डेज ऑफ विड्रॉल, और फिर वो लिखते इसके बाद 15 डेज के बाद, इसके विद इन 15 डेज के बाद उसको देगा, किसको देगा, वो आरओसी को। तो अगर उसके 26 को कंसेंट फॉर्म आ जाता, तब भी उसको कितने दिन रुकना पड़ता बेटा, 15 दिन। क्यों रुकना पड़ता 15 दिन, क्योंकि यहां पे कब शुरू हो गए, ये वाले दिन कब शुरू होंगे, ये 15 दिन खत्म होने के। लेकिन अभी उसने क्या बोला, 30 डेज कहां से, विड्रॉल से ही। तो यहां से वो नया फॉर्म लाया नहीं लाया, उससे तो फर्क पड़ा नहीं। तो इसलिए अगर उसने 26 को कंसेंट फॉर्म फाइल करा कंपनी को, तो किस कौन से डेट को ही फाइल कर देगा आरओसी को, 27। अच्छा, क्या वो 26 को ही फाइल कर सकता टू दी आरओसी? हाँ, ये समझ में आया नहीं आया? इसलिए लॉ इस तरीके से बनता है बेटा। कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, इतनी सारी चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को। अच्छा हाँ, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि अगर नॉमिनी और मेंबर साथ में मर जाए तो क्या होगा। अच्छा, अगर वो दोनों साथ में मर जाएंगे तो मेंबर का कोई एलआर तो होगा। अच्छा, एलआर का मतलब क्या हो गया, अच्छा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, मेंबर। अच्छा, वो क्या ढूंढ के ले आएगा नया नॉमिनी, और वो नॉमिनी ढूंढ के लेकर आएगा और चलता रहेगा काम। कौन खुद नहीं रख देगा, एलआर रख देगा ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, एलआर बन जाएगा मेंबर, और फिर एलआर अल्टीमेटली क्या अपॉइंट कर देगा, नॉमिनी, और कंपनी हमेशा क्या होती रहेगी बेटा, चलती रहेगी। अच्छा, कैसे हो सकता है मेंबर मर जाए नॉमिनी बच जाए। अच्छा, फिर नॉमिनी क्या बन जाएगा, और फिर उसको कितने दिन के अंदर नया नॉमिनी ढूंढ के लाना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर। किसको फाइल करना पड़ेगा, फिर कंपनी किसको फाइल करेगी, कितने दिन के अंदर, 30 दिन उसके मरने के बाद। प्रोसेस सेम है ये, 15 दिन में नया कंसेंट आएगा टू दी कंपनी, और फिर कंपनी फाइल करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम दी जहां से वो सर्कमस्टांस हुआ होगा। अच्छा, एक बंदा है, उसका एक की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक ही नॉमिनी है, तीनों एक गाड़ी में आ रहे, तीनों मर गए बेटा। अच्छा, वो फिर अल्टीमेटली वो किसका शेयर होता है, गवर्नमेंट का। When there's no one to मतलब अगर आप किसी चीज के ऊपर वो नहीं कर पाते, राइट नहीं कर पाते, then that thing rest with the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इससे फैमिली होती होती, अब वही बात है ना, अब मैं बोलूंगा फैमिली में कोई चाचा होगा, क्या नहीं चाचा भी नहीं है, बोलो मामा होगा, क्या मामा भी नहीं है, आप समझ रहे हो, तो वी हैव टू आंसर इट। तो अल्टीमेटली वो किस में चला जाएगा, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कोई डाउट आता है बेटा, ओपीसी के रिलेटेड कुछ और डाउट पूछना होता है मेरे से। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द ओपीसी थिंग। ओपीसी होता क्या है, इज वन पर्सन कंपनी हैविंग वन मेंबर एज अ वन पर्सन एज अ मेंबर, एंड दैट टू ही शुड बी अ इंडिविजुअल, ही शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेजर। और ये एलिजिबिलिटी नॉमिनी की रहेगी, नॉमिनेशन क्लॉज देना जरूरी है, कब उसका ऑप्शनल कन्वर्जन है, कब उसका कंपल्सरी कन्वर्जन है, हम सारा पढ़ लिए बेटा। अच्छा, क्या एक ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में डिफरेंस है, क्या ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में डिफरेंस है, प्रोप्राइटरशिप में? नहीं नहीं, ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ा था बेटा, हमने कंपनी और पार्टनरशिप पढ़ा था। अब ये हो गया पर्टिकुलरली ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या डिफरेंस है ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में? अच्छा, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा, कंपल्सरी, उसका क्या हो गया, ऑप्शनल। अच्छा, और डिफरेंस बोलो, उसका लायबिलिटी, वहां पे मेंबर का लायबिलिटी क्या हो गया बेटा, लिमिटेड, वहां पे मेंबर का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला इंसान काम करता है, ओपीसी में भी तो मेंबर एक होता है। हाँ, कौन, ओपीसी, आरओसी, वो तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होती बेटा। अच्छा, ये तो मैं पहले ही पढ़ रखा है बेटा, अगर मेंबर का लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर, और कल को अगर आपका उसने वो ओपीसी है, ओपीसी है, अगर वो मर गया मेंबर और उसके पास क्या कहते हैं, अच्छा मर नहीं गया, मैं कहता हूं उसके बाद उसके कंपनी के एसेट्स कम हो गए और लायबिलिटीज क्या हो गई ज्यादा, तो क्या मेंबर को अपना पर्सनल कुछ देने की जरूरत है या देने की जरूरत नहीं है? नहीं है, फिर कौन देगा बेटा, डूब जाएगी कंपनी।
इंसॉल्वेंट हो जाएगी कंपनी, डूब जाएगी। बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर थोड़ा ना हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, कमाना शुरू कर दे बेटा तू। आप इंसॉल्वेंसी का आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी मुझे कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट। तो कोर्ट के थ्रू ही वापस को हटा के आ सकता हूं उसको, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा, इन्होंने बोला कि इंसॉल्वेंट बंदा काम ही नहीं कर सकता बेटा। बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वर्ड हो जाएगा, आप समझिए ना, काम तो कर सकता है ना। अच्छा क्या वो टीचिंग का काम कर सकता है? अच्छा वो क्या बोल सकता है कि मैं पहले पढ़ा दूं उसके बाद मुझे पैसे दे देना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं? ये तो रिकॉर्ड हो गया यार। नेक्स्ट लिखें बेटा हम लोग एनपीओ। अच्छा अब लिखना अदर बेसिस। हमने और पहले बनाया था ना ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोलर इन्फ्लुएंस, फिर बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द क्या कहते हैं, रेजिंग ऑफ कैपिटल। अब आएगा ऑन द अदर बेसिस, उसमें ना पॉइंट नंबर 1 एनपीओ। अच्छा एनपीओ फुल फॉर्म क्या बेटा, कौन सी कंपनीज है बेटा ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एनपीओ कंपनीज, इसका सेक्शन नंबर 8 है बेटा। इट्स नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 बट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 8। अच्छा एनपीओ कंपनी कौन सी कंपनी होती है मुझे बताओ ना बेटा? अ कंपनी विच अर्न्स प्रॉफिट और डू नॉट अर्न प्रॉफिट्स। अर्न प्रॉफिट्स बट प्रोहिबिट होता है किस चीज के ऊपर? ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एंड दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स इनटू देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अच्छा इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर सच एज एजुकेशन, आपका इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट समझते ना, ताजमहल पेंट करूंगा मैं, है ना। और बेटा एग्जाम्पल था ना बेटा, तुम समझ गए ना। हाँ मतलब सफाई करना, स्वच्छ भारत अभियान के लिए एनपीओ खोल दिया मैंने, पानी साफ करने का अभियान स्टार्ट कर दिया मैंने। वुमेन एम्पावर है बेटा आज के डेट में। अच्छा ओके, और उसको एम्पावरमेंट देंगे। एवरीथिंग दे हैव द मैक्सिमम पावर्स बेटा। हम मेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए बेटा। मेन शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू गेट, मतलब टॉप लाने के लिए उनको भी ऑप्शन देना चाहिए गुनीश। आगे बढ़ते बेटा, तुम समझ गए ना। तो एक बार लिखें व्हाट इज एनपीओ बेटा, लिखें कुछ पॉइंट्स बना के लिखें इसमें। एनपीओ इसमें लिखना डेफिनेशन, एक पॉइंट लिखना इसमें डेफिनेशन, क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एनपीओ कंपनी फॉर सोशल पर्पस सच एज, क्या क्या हो सकता है बेटा? सच एज व्हाट बेटा? हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट, कॉमर्स और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और मॉन्यूमेंट्स। जैसे मैंने बटकल लेक को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आई स्टार्टेड अ मिशन एक्सेट्रा। अच्छा सेकंड डेफिनेशन का सेकंड पार्ट, अच्छा दे अर्न प्रॉफिट्स और डू नॉट अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय सच कंपनीज आर reinvested in their objectives। जो भी प्रॉफिट अर्न किया है बाय सच कंपनीज आर रीइन्वेस्टेड टू देयर ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? एक बार आ रहा हूं, थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट? प्रोहिबिशन है, किस चीज से प्रोहिबिशन है बेटा?
प्रोहिबिशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को यू कैन राइट एज एक वन वर्ड, क्या? डिविडेंड। प्रोहिबिशन बेटा नहीं, नेवर। रिस्ट्रिक्शन को तो दे सकते हैं सर्टेन कंडीशंस, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो तो एक्सपेंस है आपका। जैसे मारुति है, मारुति सुजुकी इंडिया पे रॉयल्टी टू दी मारुति जापानीज, सुजुकी जापानीज, तो उनको वो लोग पे करते हैं एज रॉयल्टी, तो दैट इज अ डिविडेंड? नो, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ना बेटा, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये लिख दिया बेटा यहां तक? नहीं, नेवर बेटा, एनपीओ कंपनी कैन नेवर डू दैट। नहीं 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 बेटा, नेवर, यू कैन नेवर डू दैट बेटा, यू कैन नेवर डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस बेटा, नहीं नेवर। कैपिटल तो बोलते भी नहीं बेटा एनपीओ में, हम उसे कॉर्पस बोलते हैं, रिकॉर्डेड कॉर्पस, कॉर्पस बोलते बेटा इसको हम लोग, कॉर्पस बोलते बेटा, पर्टिकुलरली वी कॉल इट एज कॉर्पस। जो एनपीओ का कैपिटल होता है उसको हम लोग कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस फंड बोलते हैं, कॉर्पस, CORPUS। अच्छा, एनपीओ की कुछ और बातें लिखी हैं, पॉइंट नंबर बी। अच्छा एक बात बोलो बेटा, एनपीओ, अच्छा क्या एनपीओ का भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है जैसे नॉर्मल कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं? हाँ वो भी कंपल्सरी है। अच्छा एनपीओ एक पब्लिक है प्राइवेट है? एनपीओ एक पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है? कोई भी हो सकती है, इट कुड बी पब्लिक, इट कुड बी प्राइवेट, कुछ भी हो सकती है। अच्छा एनपीओ इज लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी? इट्स लिमिटेड बाय शेयर, इट्स लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ भी हो सकती है बेटा, इट कुड बी लिमिटेड बाय शेयर, इट कुड बी लिमिटेड बाय गारंटी। वही जैसे अगर हम लोग मेंबर बने और हमने बोला गारंटी अमाउंट दे दिया तो हम लोग लिमिटेड बाय गारंटी हो जाएंगे, मेमोरेंडम में लिख दिया। और अगर उसने हमने लिख दिया कि हम लोग शेयर तक का लाभ लोगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे बेटा? अच्छा इसमें कोई लोग शेयर खरीदेंगे, लोग नहीं शेयर खरीदेंगे एनपीओ कंपनी के? क्या एनपीओ में लोग शेयर खरीदेंगे, शेयर नहीं खरीदेंगे? भाई अच्छे काम के लिए लोग खरीदेंगे ना शेयर, जैसे बीइंग ह्यूमन है सलमान भाई हमारे, सच अ नाइस पर्सन ही इज। हाँ गाड़ी चलाने के बाद वो बंदों को लेके जाते हैं। पॉइंट नंबर बी बेटा, पॉइंट नंबर बी लिख रहे हैं बेटा हम लोग। अच्छा एनपीओ कंपनीज के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, किसके बारे में लिख रहे हैं बेटा? एनपीओ कंपनीज। अच्छा मुझे बोलो बेटा, एनपीओ कंपनी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है? है, जैसे नॉर्मल कंपनी का रजिस्ट्रेशन है इसका भी कंपलसरी होगा, लेकिन इसको अलग से ना एक लाइसेंस लेना पड़ता है बेटा। अलग से क्या लेना पड़ता है बेटा? एक लाइसेंस। जैसे पहले एक कंपनी बनती है नॉर्मल, फिर ये बोलते हैं हमें लाइसेंस दो। लाइसेंस किसके लिए मांगते हैं? ये एनपीओ के लिए। मतलब पहले एक नॉर्मल कंपनी बनती है, जैसे बनती है, फिर लाइसेंस मांगते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं बेटा? एनपीओ। तो इनको क्या लाइसेंस लेना, लाइसेंस नहीं लेना? लेना। लाइसेंस कौन देगा इन्हें बेटा? सीजी। सीजी बोले तो कौन? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो कौन? एमसीए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो कौन देगा बेटा? एमसीए। एमसीए ने ये पावर डेलीगेट कर दी आरडी को। किसको डेलीगेट कर दी बेटा? मतलब प्रैक्टिकली आप लाइसेंस आप किससे मांगते हो? आरडी। आरडी 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 इज रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे वाले से नहीं। अच्छा तो हम लिखते हैं बेटा सच कंपनीज हैव टू ऑब्टेन व्हाट बेटा? लाइसेंस। किसे लाइसेंस लेना है? फ्रॉम किसे लाइसेंस लेना है बेटा? फ्रॉम सीजी। सीजी ने पावर, अच्छा सीजी मतलब कौन बेटा? एमसीए। और सीजी ने पावर अभी किसको डेलीगेट कर दी बेटा? पावर डेलीगेटेड टू आरडी। यहां तक क्लियर हो बेटा? जिस दिन इसे लाइसेंस मिल जाएगा, जिस दिन से क्या मिल जाएगा बेटा? लाइसेंस, उस दिन के बाद इसको कंपनी को पीछे अपने पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लगाने का जरूरत नहीं है। लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस मिलने से पहले, लाइसेंस मिलने के बाद इनको अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लगाने का जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अच्छा क्या ये लाइसेंस आपसे वापस ले सकते हैं क्या? कैन दे रिवोक द लाइसेंस? यस, सीजी हैज पावर टू रिवोक द लाइसेंस। सीजी ने ये पावर डेलीगेट कर दी, किसको डेलीगेट कर दी? आरओसी को। हाँ मतलब जो ये रिवोकेशन की पावर है वो किसको दे दी? आरओसी को। लाइसेंस देने की पावर किसको दे दी? आरडी को। अच्छा कब कब वो रिवोक करेगा, कब वापस छीन लेगा आपसे लाइसेंस?
अच्छा, जब आपने लॉ को तोड़ दिया, मतलब एनपीओ का जो लॉ है उसको तोड़ दिया आपने, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया, बोलिए ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया आपने, ठीक है। और तीसरा आपने क्या कहते हैं आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, या फिर आप बने थे फ्रॉड करने के लिए। किसके लिए बने थे बेटा? फ्रॉड, घपला करने के लिए आपने कंपनी फॉर्म करी थी, एनपीओ खोली थी। तो उस इन सब केसेस में आपका लाइसेंस क्या कर जाएगा बेटा? रिवोक। तो मैं लिखूं 3 कंडीशंस, लाइसेंस मे बी रिवोक्ड बाय सीजी। सीजी ने पावर डेलीगेट किसको कर दी बेटा? पावर डेलीगेटेड टू किसको बेटा? आरओसी। लाइसेंस में भी रिवोक्ड बाय सीजी इफ क्या बेटा? पॉइंट नंबर 1, कब कब सर्कमस्टांस में आप लोग को रिवोक कर देंगे? जब क्या करोगे बेटा? जब वो आप किसको तोड़ दोगे बेटा? लॉ को। व्हेन सच कंपनीज डज नॉट कंप्लाई विद द लॉ या सच कंपनीज वर्क बियॉन्ड देयर ऑब्जेक्टिव। वुड बियॉन्ड देयर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड जाके वो काम करते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होगा बेटा? व्हेन दे वर सच कंपनीज वर फॉर्म्ड फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, मतलब जो आप बने थे आपका जो पर्पस था दैट वाज व्हाट बेटा? फ्रॉडुलेंट। तो इनमें से कोई भी अगर एक पूरा हो गया बेटा तो आपका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा बेटा? रिवोक। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी बेटा, आपका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा बेटा? रिवोक। अच्छा, रिवोक करते ही वो कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी चलती रहेगी? तो कंपनी तो रहेगी, कंपनी नहीं रहेगी? कंपनी रहेगी। अच्छा, वो कंपनी भी रहेगी, ये भी गलत चीज है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? तो सीजी क्या कर सकता है? सीजी उन कंपनीज को या तो उसके सारे असेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर एक एनपीओ कंपनी को दे देगा। एनपीओ कंपनी को देगा, समझ में आया? अच्छा, किसी एनपीओ कंपनी को क्यों देगा? क्यों? अच्छे काम नहीं लगने चाहिए ना उसके असेट लायबिलिटीज। तो इसके बाद लाइसेंस रिवोक होने के बाद सीजी क्या कर सकता है? सीजी क्या कर सकता है? सीजी मर्ज कर सकता है उस कंपनी को विद एनी अदर एनपीओ कंपनी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, या फिर उस कंपनी को क्या कर देगा? वाइंड अप। व्हाट इज वाइंड अप? कर देगा, बंद कर देगा, असेट सारे बेच देगा, किसको पे कर देगा? लायबिलिटीज को। अच्छा, अगर एक्सेस बच जाएगा वो खुद रख लेगा, उसको दे देगा वापस मेंबर्स को, खुद रख लेगा। क्योंकि मेंबर्स को तो नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा मेंबर्स को? क्योंकि वो लोग क्या करे? गड़बड़ किए ना। नहीं समझे बेटा? एनपीओ कंपनी के जो लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए बने या फिर उसके लिए बने? सोशल वेलफेयर के लिए बने ना। तो वो जो बच जाएगा सरप्लस वो उसको नहीं वापस करेगा, खुद रख लेगा। ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर डी, आफ्टर रिवोकेशन such company may be merged with other NPO company having similar objective or order of winding up may be passed. ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप में भी पास्ड, या तो वो लोग वाइंडिंग अप का क्या पास कर देंगे बेटा? ऑर्डर पास कर देंगे। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? कोई डाउट यहां तक बेटा? तो ये एनपीओ कंपनी तक आज करते हैं बेटा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।